शेखर एक बहुत ही मशहूर राइटर था। उसे अपनी अगली किताब के लिए गांव का माहौल चाहिए था, इसलिए वो अपनी पुश्तैनी हवेली में रहने आया। वो हवेली काफी दिनों से बंद थी। वो हवेली उस गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर बनाई हुई थी। शेखर बड़े ही दिनों बाद अपनी हवेली में लौटा था। गांव में सभी लोग इस बारे में बात कर रहे थे। क्या तुमने सुना? शेखर जी इस हवेली में रहने आए हैं। क्या फायदा? इस हवेली ने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया, बस छीना ही है। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो बाबा? क्या तुम्हें याद नहीं? 5 साल पहले क्या हुआ था? सुनील बाबू की क्या हालत हुई थी। हम तो इस हवेली के आसपास भी नहीं भटकते। आप सही कह रहे हो। ना जाने इस बार किस तरह से कहर बरसेगा। इन सब बातों से अनजान शेखर दिन रात अपने काम में ही लगा रहता था। उसके कमरे में एक शीशा लगा हुआ था। वो शीशा अपने आप में बड़ा ही अजीब था। रात में भी चमकता रहता था। ऐसा लगता था मानो उसमें शीशा पिघलकर लहर दौड़ रही है। वो शीशा एक दूसरी दुनिया में जाने का कोई रास्ता लगता था। शेखर का उस शीशे पर कभी ध्यान नहीं गया। वो अपने काम में इतना खोया हुआ था कि उसे किसी और चीज का होश ही नहीं था। वो दिन भर सोता रहता और देर रात तक लिखता रहता। शेखर जल्दी से अपना काम खत्म करके जाना चाहता था। उसकी देखभाल के लिए बिरजू हमेशा उसके साथ रहता था। 1 महीना बीत चुका था और अब शेखर का काम खत्म होने ही वाला था। एक रात की बात है। वो अमावस की रात थी। शेखर अपना काम कर रहा था। अचानक से उसे एक आवाज आई। शीशे में से रोशनी निकलने लगी और उसमें से आवाज आई। इधर आओ, इधर आओ मेरे पास। इस बार शीशे की चमक और तेज हो गई और उसमें से फिर से आवाज आई। इधर आओ शेखर, मेरी दुनिया में आओ। चले आओ, चले आओ। वो बड़ी ही अजीब सी आवाज थी। शेखर उस शीशे की तरफ बेहोश हालत में चल पड़ा। वो उस शीशे के पास चलते ही जा रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और वो बेसुध होकर शीशे की तरफ बढ़ने लगा। देखते ही देखते शेखर शीशे के नजदीक आ गया था। उसके कमरे में चारों तरफ धुआं फैल गया था। वो अचानक से शीशे के आर पार हो गया। उसने देखा कि वो एक भयानक जंगल में खड़ा है। उसके पास एक 4 पैरों वाला राक्षस आ रहा है। वो राक्षस धीरे धीरे पेड़ से उतर रहा है। उसकी आंखें बड़ी ही भयानक हैं। आखिर तुम मेरी दुनिया में आ ही गए। अब तुम्हें यहां से कोई नहीं बचा सकता। शेखर अचानक चौंक कर उठता है। शेखर के उस बुरे सपने से आंख खुलती है। ऐसा खौफनाक चेहरा उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा होता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो जोर जोर से चीखने लगता है। बचाओ, बचाओ, वो मुझे मार डालेगा। शेखर की आवाज सुनकर बिरजू उसके पास भागते हुए आता है। क्या हुआ शेखर बाबू? शेखर को इस हालत में देख बिरजू घबरा जाता है और डॉक्टर को बुलाता है। कोई घबराने की तो बात नहीं है डॉक्टर साहब। नहीं, लेकिन तेज बुखार है, ख्याल रखना होगा। शेखर बाबू की देखभाल करने के लिए तो सुधा को बुला लेता हूं। बिरजू अपनी पत्नी सुधा को बुला लेता है और वो दोनों शेखर का ख्याल रख रहे होते हैं। पूरी रात शेखर का बदन तेज बुखार से तप रहा था और वो बार बार उसी भयानक मंजर को अपने सपने में देखकर उठ जाता। क्या हुआ है शेखर बाबू को? इतना तेज बुखार है। उन पर कोई दवा भी काम नहीं कर रही। कहीं शेखर बाबू के साथ भी सुनील बाबू जैसा ना हो जाए। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ सुधा, हमें लगता है कि ये किसी ऊपरी साया का काम है। ये उसी प्रेत का काम है जिसने सुनील बाबू की जान ली थी। जान? सुनील बाबू की?
हाँ, मैंने मना किया था शेखर बाबू को कि इस शापित हवेली में ना आए। शापित हवेली? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, शापित हवेली। आज से 5 साल पहले शेखर के बड़े भाई सुनील इस हवेली में रहा करते थे। वो अक्सर गाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाया करते थे। वो दूर घने जंगल में अकेले ही रात बेरात निकल जाते थे। मैंने उन्हें कितनी बार कहा था कि इतनी देर रात मत जाया कीजिए। जंगल में कई हादसे होने का डर रहता है, लेकिन वो मेरी बात सुनते कहाँ थे। एक रात की बात है, उस रात जंगल अंधेरे में और भी घना लग रहा था। वो गाड़ी चला रहे थे और उन्हें रास्ते में एक आदमी मुंह फेरे खड़ा मिला। उन्होंने गाड़ी रोकी और उस आदमी को आवाज दी। वो आदमी पीछे मुड़ा तो सुनील बाबू के होश उड़ गए। उसका भयानक चेहरा देख वो बुरी तरह चौंक गए। बस तभी से इस हवेली में अजीब से हादसे होने लगे। सब बर्बाद हो गया। सुनील बाबू की मौत कैसे हुई, कोई नहीं जान पाया। सुनिए, हमें किसी पंडित को बुलाकर इस हवेली में पूजा करवानी चाहिए। तुम सही कहती हो। मालिक के इतने एहसान थे मुझ पर। उनका एक बेटा तो चला गया, अब दूसरा नहीं जाने देंगे हम। उसी समय शीशे से मानो जैसे कोई ये सब देख रहा था। शेखर की नजर शीशे पर पड़ती है और शीशे में से किसी के हंसने की आवाज आती है। वो आवाज सुनकर वो फिर से बेहोश हो जाता है। बिरजू और उसकी पत्नी एक पुजारी को हवेली में बुलाते हैं और पूजा कराने लगते हैं। पंडित कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। इस हवेली पर एक साया पिछले 5 साल से मंडरा रहा है। कौन है वो साया पंडित जी? ये तो मैं नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन वो बड़ा ही शक्तिशाली है। पहले सुनसान जंगल में उसका ठिकाना था, लेकिन अब वो इसी हवेली में रहता है। बड़ा ही खौफनाक और विशाल है उसका रूप। उसका काम ही है सर्वनाश कर देना। शेखर को इस हवेली में नहीं आना चाहिए। वो इस हवेली के किसी भी मालिक को नहीं छोड़ेगा। हमारे छोटे मालिक को बचा लीजिए पंडित जी। पंडित फिर से मंत्र पढ़ने लगता है। तभी सोते हुए शेखर की आंख खुलती है। उसकी आंखें फिर से लाल हो जाती हैं। वो फिर से खून की उल्टी करता है। बिरजू और सुधा उसे रोकने आते हैं। तभी शेखर बिरजू को धक्का देता है और बिरजू बेहोश हो जाता है। ये सब देख सुधा बुरी तरह से डर जाती है। शीशा और भी तेजी से चमकने लगता है और शेखर उल्टा होकर शीशे की तरफ बढ़ने लगता है और वो शीशे के आर पार हो जाता है। शीशे के उस पार एक घना जंगल है और शेखर बेहोशी की हालत में चलते जा रहा है। अचानक से उसका चेहरा एक भयानक रूप ले लेता है। वो सुनसान जगह पर खड़ा होता है। तभी सुनील की गाड़ी उसके पीछे आकर रुकती है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसे सुनील दिखता है। आप बीच सड़क पर क्या कर रहे हैं? ऐसे आपको चोट भी लग सकती है। शेखर अपने भयानक रूप में पीछे मुड़कर देखता है और जोर जोर से हंसने लगता है। वो सुनील को जोर से धक्का देता है और तभी शेखर की आंख खुलती है और वो देखता है कि सुधा बुरी तरह से डरी हुई है और कोने में बैठी है। बिरजू भी बेहोश पड़ा है और पंडित पूजा खत्म करने ही वाला है। ये पूजा खत्म होते ही तू यहाँ से चला जाएगा और फिर कभी इस हवेली में नहीं लौटेगा। देख क्या रहे हो? जाओ, इस आग में भस्म हो जाओ। तुमने अपने भाई को मार दिया। अब तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। तुम ठीक कहते हो, मुझे मर जाना चाहिए। शेखर का चेहरा फिर से भयानक रूप ले लेता है और वो आग की तरफ उल्टा होकर बढ़ने लगता है और खुद को हवन कुंड में झोंक देता है। आ! शीशा फिर से तेजी से चमकने लगता है। इस हादसे को कई महीने बीत जाते हैं। सुधा और बिरजू भी अब उस हवेली से दूर चले जाते हैं। किसी को भी आज तक ये नहीं पता चला
कि सुनील और शेखर को किसने मारा। वो जादुई शीशा उस हवेली में कहाँ से आया? इस हादसे के बाद उस हवेली में हमेशा के लिए ताला लग जाता है और अमावस की रात को उस हवेली से शेखर की चीखें सुनाई देती हैं। मुझे मर जाना चाहिए। मैंने अपने भाई को मार डाला। मैं मर जाना चाहता हूँ। शेखर की उस दर्दनाक मौत को सुधा और बिरजू कभी नहीं भूल पाए और कुछ सालों बाद गांव से कहीं दूर चले गए।